नमस्कार दोस्तों, 2 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि आज सैटरडे है, आज केवल 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एन इल कंसीव्ड ओवर ब्रॉड एंड वेग ऑर्डिनेंस। सबसे पहले तो यहाँ बताया गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जिसके हिसाब से गवर्नर एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, कौन से बेसिस पे वो प्रोमलगेट कर सकता है, जुडिशरी किस हद तक इंटरफेरेंस कर सकती है एक ऑर्डिनेंस के प्रोमलगेशन में, और साथ साथ ये रिसेंटली यूपी में जो रिलीजियस कन्वर्सन को लेके एक ऑर्डिनेंस लेके आया गया है जिसका एग्जैक्ट नाम है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस। इसमें क्या कमियां हैं, कौन से बेसिस पे इस ऑर्डिनेंस को गलत तरीके से लेके आया गया है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करी गई। तो ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सेंसिटिव आर्टिकल है। सेकेंड आर्टिकल में पॉलिटिकल ओवरटोन से थोड़ी टेकिंग नोट ऑफ फार्मर वेलफेयर द केरला वे। रिसेंटली फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है और फार्मर्स एजिटेशन को लेकर जो हमारी सरकार है, खासकर प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने भी अपने कुछ बातें बोली है मन की बात में। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है कि ये जो फार्मर्स है ना, इनको अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज भड़का रही हैं। और शायद यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट है केरला में, उसके ऊपर जा रहा है। लेफ्ट गवर्नमेंट जो है केरला में, उसके सरकार के ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि भैया ये जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है, केरला में तो एपीएमसी मंडी है ही नहीं। तो जब केरला में एपीएमसी मंडी है ही नहीं तो केरला की सरकार किस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है। तो यहां पे इस आर्टिकल में पहली बात तो ये बताई गई है कि जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है केरला में, इसने अपने किसानों के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, कैसे सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ फार्मर्स की विल पावर को यहाँ पे तारीफ करी है। यहाँ पे ऑथर ने, किसने लिखा है इस आर्टिकल को, बिनोय विश्वम जी ने लिखा है। ये सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल काउंसिल के। तो ऑब्वियसली बात है, इस आर्टिकल में थोड़ी पॉलिटिकल ओवरटोन्स है। फिर भाई तीसरा आर्टिकल, द सेकेंड डोज वाइल अलाउइंग इमरजेंसी यूज इंडिया शुड डिवाइस अ वैक्सीन पॉलिसी सूटेड टू इट्स नीड्स। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की। जो यूके रेगुलेटर है उसने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को 30 दिसंबर को अप्रूवल दे दिया है। अब इससे पहले यूके में 2 वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। एक फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, एक मॉडर्ना की वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। तो यहां पे ये जो अप्रूवल दिया गया एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को, इसके बाद यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने क्या बोला, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यूरोप के इलाके में, यूरोप का जो एरिया है वहां पे इस वैक्सीन को अप्रूवल देने का काम करेगी। साथ साथ यहां पे यूके में जो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का प्रोसेस है उसमें एक नया प्रकार का इनोवेशन आया है। पहले वो वैक्सीन को डोज के देने के बाद सेकेंड वैक्सीन का जो डोज है ना उसको डिले किया जा रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि पहले वैक्सीन के डोज को देने के बाद अगर आप सेकेंड वैक्सीन के डोज को डिले करते हो तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। वो कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, उनका क्या साइंटिफिक बेसिस है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो इन सब चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लियर करेक्शन। इंटर कनेक्शन चार्जेस, इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेस को खत्म कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। ये इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेस क्या होते हैं इसको मैं आपको यहां पे बताऊंगा। कभी कभी अगर आप जियो का रिचार्ज करते हो तो वहां पे आईयूसी चार्जेस लिख के आता होगा, अगर आप प्रीपेड जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हो। और कहीं पूरा पेड, देखिए जो लोग पोस्ट पेड कनेक्शन यूज करते हैं उनको इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेस के बारे में नहीं पता होगा। जो प्रीपेड कनेक्शन यूज करते हैं और उस प्रीपेड कनेक्शन में पूरा पैकेज लेते हैं, जैसे कि होता है ना कि एयरटेल में, वोडाफोन में, जियो में 500 600 या 700 रुपए महीने का अगर आप प्लान ले लो तो सारी कॉलें आपकी फ्री हो जाती हैं। अगर आप सस्ते वाले प्लान लेते हो तो उसमें इंटर कनेक्शन यूजर्स चार्जेस होते हैं। यानी कि अगर आप जियो में हो और अगर आप एयरटेल में कॉल कर रहे हो और आपने कोई सस्ता वाला जियो का प्लान ले रखा है तो 6 पैसा प्रति मिनट का आपको इंटर कनेक्शन यूजर चार्जेस देना पड़ेगा। ये इंटर कनेक्शन यूजर चार्जेस क्या था, इसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स चल रही थी पिछले 2-3 सालों से, और 1 जनवरी 2020 को एक खत्म कर दिया गया। इसके बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं उनको इस आर्टिकल में खंगाला गया है। तो ये आर्टिकल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एन इल कंसीव्ड ओवर ब्रॉड एंड वेग ऑर्डिनेंस। शुरुआत यहां पे किससे हो रही, शुरुआत हो रही है आर्टिकल 213 ए क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 213 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज इन सेशन और वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर आर इन सेशन, द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as the circumstances appear him to require। यानी आर्टिकल 213
क्लॉज 1 संविधान का क्या बोल रहा है कि भाई जब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट सेशन में ना हो, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट सेशन में ना हो, या फिर दोनों सेशन में ना हो, और अगर गवर्नर को लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिए गवर्नर को लग रहा है सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये सर्कमस्टांसेस क्या है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस है। तो अगर गवर्नर को लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो ऐसे केसेस में ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट किया जाएगा। लेकिन यहां पे ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करने के लिए 3 प्री कंडीशंस की जरूरत है। पहली प्री कंडीशन क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, या काउंसिल सेशन में ना हो जहां जहां पे काउंसिल है, या दोनों सेशन में ना हो। दूसरा, सर्कमस्टांसेस शुड एग्जिस्ट फॉर प्रोमुलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस, यानी सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, मतलब वो कंडीशंस होनी चाहिए जिनके बेसिस पे आप ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर रहे हो, और वो कंडीशंस इतनी प्रिकैरियस हो कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। तो अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकता है गवर्नर। ये सब बातें यहां पे बोली गई। और सेंटर में ये आर्टिकल जब प्रेसिडेंट यूज करता है तो कौन सा वो होता है, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करेगा अंडर आर्टिकल 213, प्रेसिडेंट करेगा अंडर आर्टिकल 123। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिसेंटली सुना हो तो एक ऑर्डिनेंस आया था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाला जो ऑर्डिनेंस था उसमें 4 पन्ने का डॉक्यूमेंट था। उस 4 पन्ने के डॉक्यूमेंट में ये जस्टिफिकेशन दिया हुआ था कि हम इस पर्टिकुलर बिल को एक ऑर्डिनेंस की तरह क्यों लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी है ही, सब जानते हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन के क्या हालात हैं। तो यहां पे एक इमरजेंसी एक्शन की जरूरत थी, ये हमें मालूम है। लेकिन जब आप बात करते हो एक दूसरे ऑर्डिनेंस की जिसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, जो 3 फार्म बिल्स आए थे, पहले वो ऑर्डिनेंस की तरह आए, बाद में उनको बिल में बदल दिया गया, एक्ट में बदल दिया गया। तो जब एक्ट में उनको बदला गया तो सरकार ने पूरी कस के उसको पास करवा दिया राज्यसभा से, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट हो नहीं पाई। अब बात यहां पे ये है कि चलिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाला ऑर्डिनेंस तो आप इमरजेंसी में ले आए, चूंकि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन के हालात बहुत ज्यादा हैं तो इमरजेंसी लेने की जरूरत है। लेकिन ये जो फार्म बिल्स लाए थे इनको आप ऑर्डिनेंस की तरह लेके क्यों आए? इसमें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने एकदम से इनको प्रोमुलगेट कर दिया, और आपने किसी भी तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन को नहीं प्रमोट किया? आप सीधे सीधे अगर इनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते तो शुरुआत में इनसे बहस होती, कमिटीज के पास जाते, लेजिस्लेशन में ट्रांसपेरेंसी आ पाती, लेकिन आपने इसको जल्दी से पास करा दिया। तो कुल मिला के यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जरूरत है इस चीज की कि किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करने से पहले एक हेल्दी कन्वेंशन होना चाहिए, और वो कन्वेंशन इस बात के बेसिक्स को क्लियर करेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर बिल को, किसी भी एक पर्टिकुलर लॉ को क्या ऑर्डिनेंस के थ्रू ला पाना सही है या नहीं सही है। एक पर्टिकुलर बिल को, एक पर्टिकुलर नियम को ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना सही है या नहीं सही है, इसके ऊपर एक हेल्दी कन्वेंशन होना चाहिए। इससे लेजिस्लेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो क्या बोला जा रहा है यहां पे, द रीजन फॉर इमीडिएट एक्शन इज एज येट नॉट जस्टिसिएबल एंड इट इज अनलाइकली दैट एनी कोर्ट विल ड्वेल्व इनटू दिस अरेना। ठीक है ना भाई? But the Supreme Court of India has held that the existence of circumstances leading to satisfaction of the governor can be inquired into. In other words, the court can inquire whether circumstances existed that enabled the governor to be satisfied of the necessity of promulgating an ordinance. मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. However, the court will not delve into the sufficiency of the circumstances. Therefore, why not disclose the circumstances and reasons for immediate action in the first instance rather than require the people to go to court to find it in the normal course? These are unlikely to be state secret. क्या बोला जा रहा है कि भैया गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर लिया, गवर्नर ने ये देखा कि सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और एक्चुअली गवर्नर ने नहीं देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय चीफ मिनिस्टर ने देखा कि भाई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब इमीडिएट एक्शन तो सर्कमस्टांसेस को देख के गवर्नर ने ले लिया, यहां पे जुडिशरी किस हद तक इंटरफेयर कर सकती है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर कैन इंक्वायर्ड इनटू, यानी कि गवर्नर जिन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे उस ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर रहा है, क्या वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो सर्कमस्टांसेस एक्चुअली में हैं जिनके बेसिस पे उस ऑर्डिनेंस को लाने की कोशिश की जा रही है। ये अलग बात है कि वो सर्कमस्टांसेस सही है या गलत है। कोर्ट कभी ये नहीं देखेगा कि सर्कमस्टांसेस की सफिशिएंसी क्या है, सर्कमस्टांसेस कितने प्रिकैरियस हैं। जिन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया है,
क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं? कोर्ट केवल इतना देखेगा। वो सर्कमस्टांसेस कितने प्रिकैरियस हैं, कितने डेंजरस हैं, कितने ट्रिकी हैं, ये कोर्ट नहीं देखेगा। फिर से समझाता हूं, ये मैं बहुत ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूं। जब ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करता है गवर्नर, तो वो कुछ सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे प्रोमुलगेट करता है। वो सर्कमस्टांसेस सच में हैं, इस बात को चेक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, बट वो सर्कमस्टांसेस कितने प्रिकैरियस हैं, कितने इमरजेंसी में है, ये चीज नहीं देखता है सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना बात को आप? ठीक है, तो सफिशिएंसी ऑफ द सर्कमस्टांसेस नहीं देखेगा सुप्रीम कोर्ट, सर्कमस्टांसेस हैं या नहीं है बस इतना देखेगा। तो अगर आप सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर रहे हो, तो प्रेसिडेंट पहले ही बता सकता है, गवर्नर पहले ही बता सकता है कि भाई वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आपने ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर दिया, जैसे कि ये जो फार्म बिल्स आए हैं, इसमें सर्कमस्टांसेस नहीं बताए गए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले में तो आपने 4 पन्ने में सर्कमस्टांसेस बताया कि इतना पॉल्यूशन हो रखा है इसलिए हम इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, लेकिन फार्म बिल्स में आपने सर्कमस्टांसेस बताए नहीं। अभी फार्म बिल्स में आपने सर्कमस्टांसेस बताए नहीं, पहले बता देते आप क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ज्यादातर ऑर्डिनेंसेस में बस ऑथर यहां पे यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप पहले ही बता दो कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं और किन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आप ऑर्डिनेंस ला रहे हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बस सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं यही देखेगा, वो सर्कमस्टांसेस कितने प्रिकैरियस है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। फिर एक बिल है द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस। ये इसका जो प्रीएम्बल है, इसको एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस भी बोला जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है? अनलॉफुल कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन और मैरिज। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस है, ये बात करता है कि इसकी अनलॉफुल कन्वर्जन की, वो अनलॉफुल कन्वर्जन जो कि एक धर्म से दूसरे धर्म में हुए हैं जबरदस्ती से, गलत तरीके से, बाई मैरिज। अब यहां पे जो प्रॉब्लम उठ रही है ना, वो उठ रही है बाई मैरिज। ओके, अब यहां पे सबसे बड़ी बात तो ऑथर ये बोल रहा है कि इस बाई मैरिज टर्म को कौन समझाएगा। व्हाट डज दिस मीन दैट बाई मैरिज यहां पे क्या है? तो क्या बोला जा रहा है? कंसीडरिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ सम प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड वी आर एक्चुअली विटनेस टू देम। ऑथर यहां पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, और ऑथर यहां पे कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। ऑथर यहां पे है जस्टिस मदन बी लूकर साहब, जो कि फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो ये जो फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो ये क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए अगर इंटरफेथ मैरिज होती है और उस इंटरफेथ मैरिज में ऐसा सुनने में आ रहा है पुलिस को कि किसी एक पर्सन को जबरदस्ती एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में कोवर्सिव मैनर में कन्वर्ट किया जा रहा है या कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो ऐसे केसेस में तो पुलिस वैसे भी इंटरफेयर कर सकती है। उसके लिए किसी भी ऑर्डिनेंस की, किसी भी बिल की जरूरत यहां पे नहीं है। या फिर मान लीजिए कि कहीं पे मास कन्वर्जन्स हो रहे हैं, यानी बहुत बड़े बेसिस पे मास कन्वर्जन्स हो रहे हैं, और अगर एक बहुत बड़े बेसिस पे मास कन्वर्जन्स होंगे तो वो नजर आ जाएगा, सीधे सीधे नजर आ जाएगा। ठीक है, ये चांसेस बहुत कम है कि मास कन्वर्जन्स रातों रात हो जाएं और एक बहुत बड़े अमाउंट में हो जाएं और किसी को पता ना चले। तो अगर बहुत बड़े अमाउंट पे रातों रात मास कन्वर्जन्स हो जाए और किसी को मालूम ना पड़े, तो इस ऑर्डिनेंस की जरूरत है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर फ्रॉड के थ्रू कोई कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस उसको नॉर्मल जो भी हमारे पास नियम कानून एग्जिस्ट करते हैं उसमें ही रोक सकती है। एक अलग से ऑर्डिनेंस की जरूरत यहां पे नहीं है, ये बोला जा रहा है यहां पे। तो ये जो सेक्शन 3 है, prohibits conversion or attempt to convert any person from one religion to another by coercion or fraud or by marriage। ये किसके सेक्शन 3 की बात हो रही है? ये उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस की सेक्शन 3 की बात हो रही है। तो ये उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन की जो लॉ है, इसका सेक्शन 3 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रोहिबिट्स कन्वर्जन और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट एनी पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय कोवर्जन और फ्रॉड एटसेट्रा और बाय मैरिज। तो भाई जब तक आपने बात की कन्वर्जन बाय कोवर्जन और फ्रॉड, तब तक तो सही है, लेकिन कन्वर्जन बाय मैरिज का क्या मतलब है? अरे भाई, कोई भी मैरिज से कन्वर्ट नहीं होता है। अगर एक हिंदू लड़का या लड़की एक क्रिश्चियन लड़के या लड़की से शादी करता है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे और दोनों हिंदू ही क्रिश्चियन ही रहेंगे, वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो एक हिंदू लड़का एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करता है, या एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। उस कॉम्बिनेशन में अगर नॉर्मल केसेस में शादी हो रही है, तो शादी के बाद भी दोनों लड़के लड़की का धर्म पुराना वाला ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एक एडल्ट अपनी मर्जी से ये बोले कि मैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये एक अलग बात है कि शादी के बाद कोई एक हस्बैंड अपनी बीवी के ऊपर प्रेशराइज करने लगे कि तुम इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, ये लड़की के घर वाले लड़के को बोलने लगे कि तुमने लड़की शादी की है तो इसके साथ रहना है, तो इस धर्म में कन्वर्ट हो। उस केस में फिर वो एडल्ट
अपना खुद का कंसेंट दे के अपने आप को कन्वर्ट करे तो बात अलग है। ओके, सीधे सीधे आपने बाई मैरिज बोल दिया, मतलब शादी हो गई दो लोगों की और ऑटोमेटिकली लड़की लड़के के धर्म में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है, ये लॉ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं लोकुर साहब। और लोकुर साहब यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है, तो अपनी मर्जी से कन्वर्ट होने से उसको वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, ये तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर कुछ राइट्स इश्यू की भी बात हो रही है। द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट पोजेस अ बिगर राइट्स इश्यू। अगर कोई किसी को दूसरे धर्म में जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो एक बड़ा राइट्स का इशू आ जाता है। देखिए सेक्शन 7 क्या बोलता है, provides that upon receiving information that a religious conversion is designated to take place, a police officer is authorized under the Criminal Procedure Code without orders from a magistrate and without a warrant to arrest the present person so designing। कहने का मतलब ये कि जो सेक्शन 7 है, ये जो उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस आया है रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए, ये क्या बोलता है कि मान लीजिए किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी एक जगह पे रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, किसी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक जगह पे रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, बट चलिए मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बिना, बिना किसी वारंट के जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा है उसको पकड़ के जेल में डाल सकता है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे ये सब बात बोला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है इसको किसी तरीके से रोक देना है, कमीशन ऑफ द ऑफिस को रोक देना है, ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब यहाँ पे एक और बात बोली गई है, द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स एन allegation of allurement which includes an offer of any temptation in the form of gift or gratification। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मिली है कि रिलीजियस कन्वर्जन होने वाला है, उस इंफॉर्मेशन में अगर ये बोला गया है कि एल्योर करके रिलीजियस कन्वर्जन करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जिस पर्सन को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है उसको कोई गिफ्ट या उसको कुछ पैसे या किसी और बेसिस पे एल्योर करके, मतलब कुछ फायदे देके कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे मदन लोकुर साहब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की किसी पिज्जा हट में बैठ के या डोमिनोज बैठ के पिज्जा खा रहे हैं और यहाँ पे बगल में कोई तीसरा आदमी दूसरी टेबल पे बैठा है जहां पे उसने कन्वर्जन सुन लिया कि भाई, कन्वर्सेशन सुन लिया, दोनों की बातचीत सुन ली कि भाई लड़का लड़की से बोल रहा है कि मैं तुमको पिज्जा दे रहा हूं और तुम कन्वर्ट हो जाओ मेरे धर्म में। तो इस बेसिस पे जो थर्ड पर्सन है वो जाके पुलिस को रिपोर्ट करेगा और पुलिस इस लड़के को अरेस्ट कर लेगी, उसके घर वालों को अरेस्ट कर लेगी एज अ कॉन्स्पिरेटर कि भाई तुम लोग इस लड़की को प्रेशराइज कर रहे हो कन्वर्ट करने में। तो कुल मिला के यहाँ पे लोकुर साहब मजाक सा उड़ाने इस आर्टिकल का ये बोल रहे हैं कि एल्योरमेंट के बेसिस पे जब आप कन्वर्जन की बात करते हो, ये तो बिल्कुल बात सही नहीं है। एल्योरमेंट के बेसिस पे कन्वर्जन की बात आप कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली बताओ कि कौन सा एल्योरमेंट। अभी शॉर्ट गन वेडिंग्स, यानी कि किसी को बंदूक की नोक पे आपने शादी करवा दी और धर्म में कन्वर्ट करवा दिया तो एक बात अलग है। लेकिन अगर कोई पिज्जा ऑफर करके किसी के ऊपर मान ली, अब देखिए किसी जगह पे शादी हुई, बिहार वगैरह में हमने सुना होगा कि बंदूक की नोक पे शादियां हो जाती हैं, इंटरकास्ट शादियां हो जाती हैं, इंटर रिलीजन शादियां हो जाती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मान लीजिए पिज्जा इंड्यूस्ड वेडिंग्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक लड़का एक लड़की कहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं और किसी तीसरे आदमी ने जाके शिकायत कर दी कि वो लड़का उस लड़की को पिज्जा दे के कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, तो इस बेसिस पे उस लड़के को और उसके घर वालों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये बताया गया इस ऑर्डिनेंस में। हालांकि यहाँ पे मजाक सा ही उड़ा रहे हैं यहाँ पे लोकुर साहब, एक्चुअली में ऐसा ग्राउंड पे नहीं होने वाला है, बट कुल मिला के इस तरीके के सेक्शंस को पॉइंट आउट करके, यानी सेक्शन 7 को सेक्शन 3 को पॉइंट आउट करके उत्तर प्रदेश का जो ऑर्डिनेंस है इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लोकुर साहब। फिर भाई यहाँ पे और बहुत से सेक्शंस को क्रिटिसाइज किया गया है। तो मान लीजिए कन्वर्जन अलाउ कर देता है, मान लीजिए कि 2 महीने का, इसमें एक और बात की गई कि अगर किसी को कन्वर्ट करना है एक धर्म से दूसरे धर्म में तो पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 2 महीने की नोटिस देने के बाद अगर अथॉरिटीज की परमिशन के साथ वो कन्वर्ट कर भी लेता है, कन्वर्ट करने के बाद भी सेक्शन 9 ऑफ दिस यूपी ऑर्डिनेंस डीएम के पास जाके इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। डीएम उस इन्फॉर्मेशन को नोटिस बोर्ड पे छापेगा। फिर भाई burden of proof, section 12 provides that the burden to prove the conversion was not on account of coercion, fraud by marriage will be on the person who has caused the conversion। यानी कोई एक पर्सन, जैसे कि हस्बैंड वाइफ ने शादी करी तो एक लड़की ने अपना धर्म छोड़ के लड़के के धर्म में आ गई, तो अभी उस लड़के के धर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उस लड़के के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द यूपी ऑर्डिनेंस कि वो इस बात को प्रूव करेगा कि वो लड़की ने जो कन्वर्जन किया है उसके धर्म पे, ये उसने कोर्जन और फ्रॉड से नहीं करवाया। मतलब कि सेक्शन 12 के अंदर एक लड़के के धर्म के अंदर एक लड़की कन्वर्ट कर रही है शादी के बाद, तो उस लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आती है, बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि तुम ये प्रूव करोगे कि ये जो कन्वर्जन हुआ है ये कोर्जन या फ्रॉड से नहीं हुआ। तो कुल मिला के ब्रॉड क्रूड तरीके से यहाँ पे
इस ऑर्डिनेंस को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस लोकुर साहब। ठीक है भाई, थोड़ा लंबा हो गया डिस्कशन, बट चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। टेकिंग नोट ऑफ फार्मर वेलफेयर द केरला वे, द पॉलिटिकल एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट द स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्स। देखिए लगभग महीना हो गया है, फार्मर्स हिस्ट्री लिख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर। मैं आपको बता ही चुका हूँ इस ऑथर, इस आर्टिकल में थोड़ी पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं, तो अपना दिमाग न्यूट्रल रखिएगा। तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, दिल्ली के बाहर ये लोग कैंपिंग कर रहे हैं, सिंघू, टिकरी, गाजीपुर, नोएडा, शाहजहांपुर में। कुछ कुछ हद तक ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट जैसा लग रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में 2011 में चला था। इस ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट में यही हुआ था कि जो ज्यादा ही कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो बिल्कुल ही डोमिनेट कर रही थी, जो थोड़े गरीब टाइप के लोग थे यूएसए में, या फिर वो लोग जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, या फिर वो लोग जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे, वो वॉल स्ट्रीट में पहुंच गए थे और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट की तरह ही है, वो एक अलग मूवमेंट है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में बातचीत होने की बात कर रही। गवर्नमेंट को ऐसा लगा, अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रूडली क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑथर जो कुछ भी कह रहा है वो सही है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ऑथर जो कुछ भी कह रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, इस बीजेपी की सरकार को लगा कि भाई ये फार्मर्स कुछ दिन थक जाएंगे, ठंडी वैसे हो रही है, वापस लौट जाएंगे। लेकिन वो वापस लौटे नहीं। हजारों की तादाद में यंग और ओल्ड फार्मर्स दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आके खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे अन्नदाता हैं और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इन अन्नदाताओं को काउंटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर के लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, हम इन अन्नदाता के साथ जो भी डायलॉग है वो करेंगे। इन 3 फार्म बिल्स को, अच्छा गवर्नमेंट के अंदर से भी बहुत अलग अलग प्रकार की आवाजें निकल रही हैं। एक तबका ऐसा ऑथर बोल रहा है, एक तबका ऐसा है जो कि ये बोल रहा है कि भाई फार्म बिल्स में अगर कुछ जरूरी चेंजेस है तो हम चेंजेस लेके आएंगे। एक तबका ऐसा है जो बोल रहा है कि भाई फार्म बिल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। कुछ लोग तो इन फार्मर्स को खालिस्तानी बोल रहे हैं, अर्बन नक्सलाइट्स बोल रहे हैं। हालांकि जैसे ही खालिस्तानी और अर्बन नक्सलाइट्स बोला था, सरकार का इतना क्रिटिसाइजमेंट हुआ था कि सरकार की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने बंद हो गए थे। और यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि सेंटर में रूल कर रहा है, इनके बहुत सारे अलायंस पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल शिरोमणि अकाली दल ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में छोड़ दिया। हरियाणा की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की ये जो पार्टीज हैं वो तो फार्मर्स के दम पे जीतती हैं। और यहां पे जो मेन चीज है वो मेन चीज है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से, अब मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं है बट इस आर्टिकल में लिखा है तो भाई बोला ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि जो अपोजिशन के स्टेट्स हैं जहां पे एपीएमसी मंडी नहीं है वो इस लॉ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा बोला जा रहा है कि केरला की तरफ था कि भाई केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे एपीएमसी मंडी काम नहीं करती है। ठीक है, तो शायद ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से कि केरला जैसे स्टेट्स जहां पे एपीएमसी मंडी ऑपरेट ही नहीं कर रही है, वो कौन से बेसिस पे फार्म लॉस को अपोज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि एपीएमसी ना होने की वजह से अगर आप केरला को अपोज कर रहे हो, केरला को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप गलत हो। क्या बोला जा रहा है? ऑल द एलिगेशंस दैट हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट आर अनफाउंडेड एंड फार फ्रॉम ट्रुथ। यानी केरला की सरकार के अगेंस्ट एपीएमसी मंडियां ना होने की वजह से जो भी क्रिटिसाइजमेंट लगाया जा रहा है वो गलत है। एमएसपी प्रेजेंट है केरला में, और ठीक है, मतलब एपीएमसी मंडी प्रेजेंट नहीं है बट एमएफसी प्रेजेंट है। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, इट इज ट्रू दैट द मंडीज रेगुलेटेड बाय एपीएमसी आर नॉट इन एग्जिस्टेंस इन केरला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो केरला की राज्य सरकार है वो फार्मर्स का ध्यान नहीं रखती है। और यहां पे ये बोला जा रहा है केरला एक ऐसा स्टेट है जहां की राज्य की सरकार उनके फार्मर्स का ध्यान उतना रखती है जितना किसी भी और स्टेट में रखा नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चावल के प्रोक्योरमेंट का दाम रखा है 18 रुपए प्रति केजी पूरे देश में, लेकिन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार ने चावल के प्रोक्योरमेंट का दाम कल्टीवेटर से कितना रखा है? 27.48 रुपए प्रति केजी। उसी तरीके से केरला में जो कोपरा ड्राइड कोकोनट है वो जिस दाम पे बिकता है, जिस दाम में केरला की राज्य सरकार उसको प्रोक्योर करती है, वो दाम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस दामों से बहुत ज्यादा है। कुल मिला के यहाँ पे ऑथर वो इंस्टेंसेस बता रहा है जिस इंस्टेंसेस के चलते ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केरला की सरकार अपने फार्मर्स का जितना ध्यान रखती है बाकी राज्य की सरकारें उतना ध्यान नहीं रखती है। उसके केरला एक ऐसा राज्य है जहां पे बेसिक प्राइस को इंश्योर किया जाता है, न केवल
गेहूं चावल के लिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए भी। हालांकि वीट तो देखिए केरला में ज्यादा होता नहीं है, पैडी केरला में बहुत होता है, चावल केरला में बहुत होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए भी बेसिक प्राइसेस को सेटअप किया है केरला में। पूरे देश में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए बेसिक प्राइसेस सेटअप नहीं की जाती, ये बात बिल्कुल सही है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नॉट कवर्ड इनटू एमएसपी प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो केरला में टेपोएका के प्राइस को 12 रुपए, बनाना को 30 रुपए, गार्लिक को 139, पाइनएप्पल 15, टमाटो 8, स्ट्रिंग बीन्स 34, लेडीज फिंगर्स 20, कैबेज 11, पोटैटो 20। तो इस तरीके के दाम फिक्स करके रखे गए इन सब्जियों के, इन फ्रूट्स के, जो कि बाकी स्टेट्स में नहीं रखे जाते। फिर भाई केरला में क्रॉप इंश्योरेंस तो दिया ही जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस तो खैर नेशनल लेवल पे भी दिया जाता है, लेकिन जो पैडी कल्टीवेटर से उनको रॉयल्टी मिलती है एट द रेट ऑफ 2,000 रुपए पर हेक्टेयर। तो 2,000 रुपए पर हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर क्रॉप उगाने के लिए पैडी की 2,000 रुपए की रॉयल्टी मिलती है केरला की राज्य सरकार की तरफ से। फिर पेंशन भी मिलती है। केरला में किसानों को एक पेंशन मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट जो कि पूरे देश में कहीं पे भी पेंशन नहीं मिलती केरला के किसानों को। 2006 के बाद केरला की राज्य सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि 2006 में पूरे देश में एक ट्रेंड देखा गया कि बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे थे। तो केरला की राज्य सरकार जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक डेप्ट रिलीफ कमीशन बनाया, जिसने बोला कि भाई हम फार्मर्स की मदद करेंगे, हम फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको बचाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बेसिस है ना, ये जो सेंटर की, ये आपके सीपीआई की जो मतलब पार्टी हेड है वो बोल रहे हैं कि जो बेसिस है, जिस बेसिस पे जो बीजेपी सरकार है हमको क्रिटिसाइज कर रही है, बेसिस ही गलत है। केरला की राज्य सरकार जितना अपने फार्मर्स के लिए काम कर रही है ना, उतना बीजेपी कभी नहीं कर सकती। अब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब सीधे सीधे बुराई हो रही सेंट्रल गवर्नमेंट की। कहा ऐसा जा रहा है ऑथर के द्वारा, विनय विश्वाम जी के द्वारा, कि जो फार्म बिल्स हैं ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, मंडियों को खत्म करवा के सारे कॉर्पोरेट्स को घुसा देंगे, जितने भी फार्मर्स हैं ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट मैनेजर्स के मर्जी पे आ जाएंगे, उनकी दया पे आ जाएंगे। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। कुल मिला के ये सीधे सीधे सेंटर का क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहे हैं कि सेंटर फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करना चाहता, सेंटर एग्रीकल्चर को बेच देना चाहता है किसको, कॉर्पोरेट्स के हाथ में। तो अब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपके लिए आपके काम की चीज क्या थी? काम की चीज ये थी कि केरला की राज्य सरकार अपने फार्मर्स के लिए क्या कर रही है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर बात करते हैं द सेकेंड डोज। वाइल अलाउइंग इमरजेंसी यूज, इंडिया शुड डिवाइस अ वैक्सीन पॉलिसी सूटेड टू इट्स नीड्स। देखिए, यूके के रेगुलेटर ने एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन को 30 दिसंबर को अप्रूवल दे दिया, ठीक है भाई। अभी के लिए देखा जाए तो इससे पहले फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को अप्रूवल मिला है यूके में, और अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन एमआरएनए प्लेटफॉर्म पे चलती है, एमआरएनए वैक्सीन यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एस्ट्राजेनेका किस पे चलती है, अ वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस एडेनो वायरस को इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में। ये क्या करेगा, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो कि उस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करेगा जिसके बेसिस पे वो वायरस एक ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करती है। यूके में देखिए हालात हैं काफी खराब। यूके में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। तो यूके की जो सरकार है वो इमरजेंसी बेसिस पे अप्रूवल दे रही है, उनको लग रहा है कि कोरोना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए यूके में। अगर आप बात करो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को और इसको कंपेयर करो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से, तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए केवल 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। इस टेम्परेचर पे इसको ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करिए, ये वैक्सीन एकदम मस्त रहेगी। एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सेटिंग्स में ये चल सकती है, इसको रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये बहुत सस्ती है एमआरएनए वैक्सीन से। नहीं, जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन आई है ना, उन वैक्सीन से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सस्ती है। तो जो ग्लोबल साउथ है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, वियतनाम, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं जहां पे लोगों का जो अर्निंग लेवल है उतना ज्यादा नहीं है, लोगों की जेब में उतना ज्यादा पैसा नहीं है, वहां पे ये वैक्सीन काफी मदद कर सकती है। ओके, और ये जो इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला है यूके में, इससे और टेस्ट रिजल्ट्स आके निकल के आएंगे, तो भाई कहीं ना कहीं इंडिया में भी टेस्टिंग बढ़ेगी, और इंडिया में शुरुआत में जब देखिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वहां पे लोगों को दी जाएगी, उन लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा, वो जो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स हैं वो इंडियन अथॉरिटीज को भी मिलेंगे, और इंडियन अथॉरिटीज को मिलेंगे तो इंडियन अथॉरिटीज भी आगे भाई अपना टेस्टिंग वेस्टिंग करके अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन को। लेकिन एस्ट्राजेनेका को यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ये जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी नाम की एजेंसी, इसका क्या बोलना है, ये यूरोप के एरिया में ऑपरेट करती है। एडिशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीन इज डीम्ड नेसेसरी। यहां पे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का ये बोलना है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इंग्लैंड में अप्रूवल तो मिल गया है,
लेकिन इसको यूरोप की कंट्रीज में तब तक अप्रूवल नहीं मिल सकता जब तक क्वालिटी और सेफ्टी और एफिशिएंसी से रिलेटेड ज्यादा डाटा आ जाए। अब अगर आप एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की बात करो, इसके बारे में कुछ रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। रिजल्ट्स ये निकल के आ रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अगर 2 डोज दिए जाते हैं आपको, यानी पहला डोज दिया गया और दूसरा डोज 4 हफ्ते बाद दिया जाए, तो भाई 4 वीक्स अपार्ट 2 डोजेस दिए गए, पहला डोज 4 हफ्ते फिर दूसरा डोज। तो ऐसे केसेस में जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, इसकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है 62%, 62%। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा बोला जाए कि आप पहली डोज दीजिए इस वैक्सीन की, ओके, एंड 22 डोज आफ्टर द फर्स्ट डोज व्हेन द सेकंड जैब वाज डिलेड, यानी कि अगर आप पहली डोज देते हो इस वैक्सीन की और दूसरी डोज जब देनी है उसको थोड़ा डिले करते हो, तो जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है ना वो बढ़ के 73% हो जाती है। यानी कि अगर आप प्रॉपर इंटरवल, पहली डोज आपने दी फिर इंटरवल लिया फिर दूसरी डोज दी, इसको छोड़ के पहली डोज आपने दी और इंटरवल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और बाद में अगर आपने एस्ट्राजेनेका की डोज दी है, तो जो एफिशिएंसी बढ़ती है वो होती है 73%। कुल मिला के इंग्लैंड में ट्रेंड सा चलता नजर आ रहा है। और वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि पहला शॉट, पहला वैक्सीन का आप डोज दो और दूसरा वैक्सीन का डोज जब ड्यू है उस ड्यू डेट को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दो, मतलब कि दूसरे डोज को देने में थोड़ा सा आप डिले करो। तो भाई अगर सेकेंड डोज डिले होती है तो इससे होगा क्या? इससे भाई आपकी जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द फेज 3 ट्रायल इन द यूके included in the primary analysis received the second dose more than 9 weeks after the first। मतलब पहली डोज आपने दी, दूसरी डोज आपको 3 से 4 हफ्ते बाद देनी थी, लेकिन आपने दूसरी डोज 9 हफ्ते बाद दी। तो इसके बेसिस पे जो रेगुलेटर है यूके का, उसने क्या बोला है कि भाई पहली डोज आप दे दो और दूसरी डोज आप 4 से 12 हफ्ते के बाद दे सकते हो। मतलब यहां पे एक टाइम पीरियड फिक्स किया ही नहीं किया है। होता है ना कि डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दवाई देता है एक सुबह एक शाम, एक 2 दिन बाद, एक 3 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे बोला गया है कि पहली डोज आप दे दो एस्ट्राजेनेका की, दूसरी डोज आप 4 से 12 हफ्ते बाद दे सकते हो। अभी 4 से 12 हफ्ता एक बहुत बड़ा समय है। 4 हफ्ता मतलब 1 महीना, 12 हफ्ता मतलब 3 महीना, तो मतलब 1 से 3 महीने का गैप आप कर सकते हो। नाउ दिस इज अ ह्यूज गैप, ठीक है भाई। तो यहां पे बोला क्या जा रहा है, इससे निकल के क्या आ रहा है? इससे निकल के ये आ रहा है कि भाई वैक्सीन के बेनिफिट्स को अगर आप मैक्सिमाइज कर सकते हो तो आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो? पहली डोज के बाद जब दूसरी डोज ड्यू है उस ड्यू डेट को थोड़ा आगे एक्सटेंड करो, बीच में गैप ज्यादा करो, तो इस वैक्सीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इंटेंट इज टू मैक्सिमाइज द वैक्सीन बेनिफिट्स। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, द इंटेंट इज टू मैक्सिमाइज द वैक्सीन बेनिफिट्स बाय स्ट्रेचिंग द टाइम बिटवीन द टू डोजेस to allow more people to get vaccinated, an untested strategy to rapidly but partially protect more individuals who are at risk। अब ये जो स्ट्रेटजी है कि आप दूसरी डोज को डिले कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी अभी अनटेस्टेड है। इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम पूरी तरीके से अभी कंफर्म होकर नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी चलिए बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है। और केवल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में नहीं, कहीं ना कहीं फाइजर की वैक्सीन में भी यूके में यही हो रहा है। फाइजर की वैक्सीन को तो लेके कोई ट्रायल डाटा भी नहीं है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन तो चलिए फेज 3 के ट्रायल डाटा भी है कि अगर आप सेकंड जैब को डिले करते हो तो थोड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। तो फाइजर की वैक्सीन के भी सेकंड डोज को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि ये जो फाइजर की वैक्सीन को भी आप आगे बढ़ाने की बात करो, देखिए क्या बोलता है। While the regulator says that there is 89% short-term protection from day 14 after the first dose, Pfizer insists that there is no data to demonstrate that the protection after the first dose is sustained beyond 21 days। कहने का मतलब यह है कि फाइजर ये बोल रहा है कि पहले डोज के बाद 21 दिन से ज्यादा अगर आप डिले करते हो दूसरे डोज को, तो कोई ऐसा हमारे पास ट्रायल डाटा नहीं है जो इस बात को प्रूव कर दे कि हाँ भाई ये सही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूके में ट्रेंड बन रहा है। यूके में ट्रेंड क्या बन रहा है कि फाइजर की पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज है ना, उसको आप 3 हफ्ते से ज्यादा डिले करो तो फाइजर की वैक्सीन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। फाइजर क्या बोल रहा है? फाइजर ये बोल रहा है कि पहली डोज के 21 दिन के बाद आपको दूसरी डोज देनी। अगर 21 दिन बीत गए तो दूसरी डोज देने के बाद उतना फायदा होगा या नहीं होगा, इसके हमारे पास कोई ट्रायल डाटा नहीं है। आप अपने हिसाब से वो मतलब हिट एंड ट्रायल खेल रहे हो तो बात अलग है, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इफ द पैंडेमिक फोर्स्ड साइंटिस्ट, कंपनीज एंड रेगुलेटर्स टू क्विकली मेड अवेलेबल सेफ एंड एफिशिएंट कोविड-19 वैक्सीन, डिलेइंग द सेकंड डोज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑल टुगेदर इन न्यू स्ट्रेटजी। मतलब कि कहीं ना कहीं कोविड-19 की वैक्सीन को जल्दी बना पाना ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन आप दूसरी डेज को डिले कर रहे हो। दूसरी डेज को डिले करना है बिल्कुल ही नई स्ट्रेटजी है। ये नई स्ट्रेटजी कितनी पोटेंट होगी ये अभी कह नहीं सकते। दिस इज बेसिकली एन अनटेस्टेड अप्रोच, ओके।
लेकिन यूके में इस अनटेस्टेड अप्रोच को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूके में देखिए मजबूरी है। यूके में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इतनी तेजी से फैलते हुए वायरस को रोकने के लिए भाई कुछ ना कुछ करना है, इसलिए यूके कुछ इमरजेंसी सॉर्ट के मेजर्स ले रहा है। दिस इज वन ऑफ दोस मेजर्स। इंडिया में अगर आपको ये सब चीजें करनी है, इंडिया में फेज 3 ट्रायल्स करवाइए आप हर प्रकार से फेज 3 ट्रायल्स करवाने के बाद ही इंडिया में किसी प्रकार की मेथोडोलॉजी को डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि यूके में जिस हिसाब के इमरजेंसी चल रही है, इंडिया में उस हिसाब की नहीं चल रही है। हालांकि इंडिया में भी केसेस बहुत ज्यादा हैं, यूके से तो बहुत ज्यादा है, बट पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखेंगे तो यूके में केसेस थोड़े से ज्यादा हैं। आगे बात करते हैं क्लियर कनेक्शन। हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे, टेलीको शुड फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी। इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस डिजाइन को 1 जनवरी को खत्म कर दिया गया। मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स बताता हूं इसके पीछे। होता ही है दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आप मान लो जियो के नेटवर्क पे हो और जियो के नेट, अभी तो खैर जियो वाला 2017 में आया था, पहले आपको एयरटेल से बताता हूं। एयरटेल वोडाफोन आप यूज कर रहे हो और अगर एयरटेल वोडाफोन से आप जियो पे फोन करते हो तो कहीं ना कहीं एयरटेल और वोडाफोन वाले इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस ऑप्ट करते थे। अब अगर आपने पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है तो आपको इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस नहीं देने हैं। अगर आपने वोडाफोन और एयरटेल का कोई बहुत बड़ा पैक ले रखा है 500 600 700 रुपए वाला, वहां पे भी नहीं है। तो कुछ पैक्स जिसमें पहले ही लिखा होता है कि आप अपने नेटवर्क में कॉल करो या किसी दूसरे नेटवर्क में कॉल करो, आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप सस्ता वाला पैक लेते हो 99 100 रुपए वाला, तो उसमें इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस लगते थे कि अगर आप किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कॉल कर रहे हो, तो मान लो एयरटेल से जियो पे कॉल कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस देने पड़ेंगे, 10 पैसा प्रति मिनट, 12 पैसा प्रति मिनट, जितना भी होगा। तो पहले एयरटेल और वोडाफोन के यूजर्स क्या करते थे, जियो वालों को मिस्ड कॉल मारते थे। क्यों? क्योंकि जियो में शुरुआत में इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस नहीं थे। तो जिसने जियो का सिम ले लिया उसको मिस्ड कॉल आई, जियो वाले ने खुद कॉल कर दिया, जियो वाले ने बोला हमको तो पैसा देना नहीं, हम तुमको कॉल कर देते। जियो ने बोला कि भाई इससे तो हमारा ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, तो 2017 में जियो ने बोला हम भी इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब जियो से जो लोग एयरटेल को या वोडाफोन को या आइडिया को कॉल करेंगे उनको 6 पैसा प्रति मिनट का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये होता है इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस। यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपको कॉल कर रहे हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट पैसा देना पड़ेगा। इस इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस को 1 जनवरी को खत्म कर दिया गया और अब ये नहीं दिया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अब बिना मतलब का जो कंपटीशन होता रहता था अलग अलग टेलीकॉम्स के बीच में, वो बंद हो जाएगा। ठीक है ना? अब एक नया एरा होगा जहां पे ये जो टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं अपने नेटवर्क को और अपने सर्विस को अपग्रेड करने के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि एक दूसरे से फालतू में लड़ने के ऊपर लगे रहेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखो तो ट्राई ने इस मेजर को 1 साल से डिले किया है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग 4G नेटवर्क्स में जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास 4G कंपैटिबल सब्सक्राइबर हैंडसेट्स हैं। तो अलग अलग जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में पैरिटी रहनी चाहिए, और ये पैरिटी इस इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस को हटा के आ रही है। ठीक है भाई? तो पहले क्या था, कॉल टर्मिनेशन डाटा को मॉनिटर किया जाता था। क्यों मॉनिटर किया जाता था? कि भैया एयरटेल वाले ने फोन लगाया जियो को और फोन लगाते ही मिस्ड कॉल मार के काट दिया, तो कि जियो वाला पलट के कॉल करेगा, वहां पे आईयूसी चार्जेस नहीं है। तो इस तरीके के ट्रेंड्स को पहले टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेट करती थी, मॉनिटर करती थी। अब उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस है ही नहीं। अब कंपनीज को फोकस करना है 2 चीजों पे, रिलायबल कॉल क्वालिटी और दूसरा कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स। यानी कि आपकी कॉल क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और लोगों को जो सर्विस मिले वो एक अफोर्डेबल दाम पे मिले। ठीक है ना भाई? सो फॉर द सब्सक्राइबर अदर देन दोज हु हैव टू पे हायर एक्सेस टैरिफ, ये भाई मैं वही बात बता रहा हूं कि अगर आप पोस्ट पेड पे हो या फिर अगर आपने थोड़ा हायर टैरिफ वाला प्लान ले रखा है, तो आपसे इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस नहीं मांगे जाते थे, बाकी लोगों से मांगे जाते थे। तो भाई अगर मैं पोस्ट पेड इस्तेमाल कर रहा हूं तो इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस के जाने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले भी इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस नहीं दे रहा था। समझ गए? या फिर अगर मैंने कोई बड़ा प्लान ले रखा है 500 700 800 रुपए वाला, तो भी मैं इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस नहीं दे रहा था। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। जो जियो वाला इशू है कि भाई जियो ने जो 6 पैसा प्रति मिनट इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, ये वाला इशू भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए, अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए गए। इंडिया की जो टेलीकॉम मार्केट की जो हाई डेंसिटी है वो बहुत हाई है। आगे आने वाले समय में इंडिया का टेलीकॉम मार्केट एक्सपेंड करेगा, 5G सर्विसेज आएंगी, ज्यादा इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज आने वाले हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो प्लेयर्स यहां पे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे थे वो बाहर निकल चुके हैं। जैसे एयरसेल नाम की एक कंपनी थी, वो बंद हो चुकी थी। तो इंटेंस कंपटीशन के चलते जो हाईली कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं वही टेलीकॉम सेक्टर में यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे जो पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और सर्विस लेवल्स को बढ़ाने की जरूरत है। 4G सब्सक्राइबर्स इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सितंबर 2017 में 196.9 मिलियन यानी लगभग 19 करोड़ 70 लाख 4G सब्सक्राइबर्स थे। और अब अगर बात की जाए तो
517.5 मिलियन 4G सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, यानी लगभग 51 करोड़ 75 लाख 4G सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। अब आप बोलोगे इंडिया में टोटल फोन को यूज करने वाले कितने लोग हैं, तो लगभग 116 करोड़ लोग हैं। 1165.46 मिलियन लोग हैं जून 2019 में। 116 करोड़ 54 लाख लोग, 116 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में फोन यूज करते हैं, जिसमें से 51 करोड़ लोग 4G नेटवर्क में। तो इसका क्या मतलब है, बहुत सारे लोग 2G और 3G नेटवर्क्स में भी थे। आईओसी के जाने से बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। इंटरकनेक्शन चार्जेस के जाने से एक पैरिटी रहेगी, और अब सारे जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो कंज्यूमर वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो कंज्यूमर्स को चॉइस देना, अफोर्डेबल टैरिफ देना, क्वालिटी सर्विस देना, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान होगा। टेलीकॉम्स की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। जो इन कंपटीशन बढ़ेगा, नए नए टेलीकॉम्स की एंट्री हो चुकी है, 5G सर्विसेज को लाने पे ध्यान दिया जाएगा, और ये सब एक ऐसे समय पे किया जा रहा है जब स्पेक्ट्रम एलोकेशन को अलाउंस कर रखा है सरकार ने मार्च 2021 में। तो ये भी थोड़ी अच्छी बात है। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।